कहते हैं कि इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक सबक है। और आज हम इतिहास के एक ऐसे ही पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो भविष्य के लिए एक मिसाल बन गया है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध के उन पवित्र अवशेषों की जो एक अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में, अब सोचिए, लगभग बिकने वाले थे। हाँ, और कैसे भारत ने एक असाधारण अभियान चलाकर उन्हें घर वापस लाया। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सांस्कृतिक कूटनीति, राष्ट्रीय गौरव और सूझबूझ की एक अविश्वसनीय दास्तां है। और हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख पर आधारित है। हाँ, और इस कहानी की गहराई समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी आम कलाकृति या गहनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बुद्ध के शरीर धातु की। शरीर धातु मतलब उनके भौतिक अवशेष। जी, उनके भौतिक अवशेष। बौद्ध परंपरा में इन अवशेषों का आध्यात्मिक महत्व अकल्पनीय है। ये सिर्फ हड्डियां या राख नहीं है, ये बुद्ध की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा। और ये कहानी हमें ले जाती है 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा, जिसे प्राचीन कपिलवस्तु माना जाता है। वहीं एक अंग्रेज को ये अवशेष पहली बार मिले थे। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में उतरते हैं। ये किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत ने समय के खिलाफ ये दौड़ कैसे जीती। तो कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2025 में, और वो भी बहुत ही साधारण तरीके से। सुहेब वहाब नाम के एक भारतीय पीएचडी छात्र थे, कला इतिहास के। हाँ, कला इतिहास के। वो मशहूर नीलामी घर सदबीज की वेबसाइट बस ऐसी देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक लिस्टिंग पर पड़ी, भारत के दुर्लभ रत्न, और कीमत, अनुमानित कीमत थी $100 मिलियन। बाप रे। सोहेब के लिए ये सिर्फ एक और महंगी नीलामी नहीं थी। उन्होंने जेएनयू में अपने प्रोफेसर नमन आहूजा की क्लास में इन खास रत्नों के बारे में सुना था। अच्छा। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई मामूली खजाना नहीं, बल्कि पिपरहवा के वही ऐतिहासिक अवशेष हैं। तो उन्होंने तुरंत प्रोफेसर को इत्तला दी होगी। बिना एक पल गवाए उन्होंने उस वेबसाइट का लिंक प्रोफेसर आहूजा को भेज दिया। तो चलिए जरा इन अवशेषों की कहानी को समझते हैं। 1898 में एक अंग्रेज एस्टेट मैनेजर विलियम क्लैक्सटन पेपे पिपरवा में एक स्तूप की खुदाई करवा रहे थे। हाँ, और उन्हें जमीन के नीचे एक बहुत भारी बलवा पत्थर का संदूक मिला। और उस संदूक के अंदर जो मिला उसने तो जैसे इतिहास ही बदल दिया। एकदम। उसमें 5 छोटे-छोटे कलश थे, जिनमें बुद्ध की अस्थियों के टुकड़े, राख और साथ में लगभग 1800 बेशकीमती मणियां थीं। 1800? हाँ, मोती, माणिक, पुखराज, मतलब क्या क्या नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी एक कलश पर खुदी हुई इबारत। उस पर क्या लिखा था? ब्राह्मी लिपि में साफ साफ लिखा था कि ये भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, जिन्हें उनके अपने वंश शाक्यों ने यहाँ सहेज कर रखा था। ये एक पुरातात्विक धमाका था। और अब 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद उन्हीं में से कुछ अवशेष नीलामी के लिए तैयार थे। इन्हें बेच कौन रहा था? विलियम पेपे का पोरपोता क्रिस पेपे। अच्छा, तो ये उनकी पारिवारिक विरासत बन गई थी। हाँ, उस समय के नियमों के हिसाब से विलियम पेपे को खुदाई में मिली चीजों का 5वां हिस्सा रखने की इजाजत थी। वही हिस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके परिवार में रहा। और अब क्रिस पेपे ने उसे नीलाम करने का फैसला कर लिया। यहीं पर तो एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है ना? बिल्कुल। और यही वो दुविधा थी जिसे प्रोफेसर नमन आहूजा ने तुरंत पहचाना। उनका सवाल बहुत गहरा था। क्या किसी पूजनीय व्यक्ति के शरीर धातु को, उनके भौतिक शरीर के अंश को एक बिकाऊ वस्तु में बदला जा सकता है? क्या आस्था और विरासत का कोई मोल लगाया जा सकता है? ये तो निजी संपत्ति और सामूहिक धरोहर के बीच की लड़ाई हो गई। सही कहा। और प्रोफेसर आहूजा ने सिर्फ ये सवाल उठाया नहीं, उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया? उस खुदाई से जुड़े हर दस्तावेज, पुरानी खबरों की कटिंग, पुरातात्विक रिपोर्ट, सब कुछ इकट्ठा करके एक बहुत मुफस्सिल डोजिया बनाया। और उसे भेजा कहाँ? सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को। और यहीं से भारत सरकार की पूरी मशीनरी हरकत में आ गई। मतलब अब घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी थी। बहुत तेजी से। पीएमओ में डोजियर पहुंचते ही मामला संस्कृति मंत्रालय को सौंपा गया। और ये एक दिलचस्प संयोग था कि 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल
ठीक उसी समय नए संस्कृति सचिव का पद संभाल रहे थे। अच्छा, तो ये उनकी मेज पर आने वाली पहली फाइलों में से एक थी। हाँ, और उनके मंत्री का निर्देश एकदम साफ था, ये नीलामी किसी भी कीमत पर रुकनी चाहिए। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। नीलामी 7 मई को हांगकांग में होनी थी, जो भारत के कानूनी अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर था। समय बहुत कम था। हाँ, मुश्किल से कुछ हफ्ते। ये एक असंभव सा मिशन लग रहा था। तो ऐसे में भारत ने जो रणनीति अपनाई वो आधुनिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया। उनकी रणनीति के 4 स्तंभ थे और ये समझना दिलचस्प है कि कैसे इन चारों ने मिलकर काम किया। पहला था राजनयिक प्रयास। डिप्लोमैटिक चैनल, क्योंकि क्रिस पेपे ब्रिटिश नागरिक थे तो ब्रिटेन से संपर्क किया गया होगा। जी, भारत ने तुरंत ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया और हस्तक्षेप करने को कहा। पर क्या ब्रिटेन ने मदद की? नहीं, ब्रिटिश सरकार ने इसे एक निजी संग्रह का मामला बताकर हाथ खड़े कर दिए। कहा कि वे एक निजी नागरिक को अपनी संपत्ति बेचने से नहीं रोक सकते। तो पहला दरवाजा तो लगभग बंद हो गया। फिर दूसरा कदम क्या था? दूसरा मोर्चा था कानूनी कार्रवाई। लीगल चैनल। 5 मई को यानी नीलामी से सिर्फ 2 दिन पहले मंत्रालय ने सॉथबीज और पेपे परिवार को एक सख्त कानूनी नोटिस भेजा। उसमें क्या मांग की गई थी? मांग थी कि नीलामी तुरंत रोकें और अवशेषों को भारत को लौटाएं। इसमें 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन का भी हवाला दिया गया था। लेकिन वो कन्वेंशन औपनिवेशिक काल की चीजों पर लागू करना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। ऐसे मामलों में ये साबित करने का बोझ भारत पर था कि ये अवशेष अवैध रूप से ले जाए गए थे। वो एक लंबी और अनिश्चित कानूनी लड़ाई होती। और तब तक तो नीलामी हो चुकी होती। बिल्कुल। तो राजनयिक और कानूनी दोनों रास्ते धीमे थे और नीलामी का दिन करीब आ रहा था। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था? हाँ, और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। तीसरा मोर्चा था वित्तीय खुफिया तंत्र, और ये संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। अच्छा। वो अपने पिछले कार्यकाल में भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के निदेशक रह चुके थे। उन्हें ईजीमॉन्ट प्रोटोकॉल के बारे में पता था। एक मिनट रुकिए, ईजीमॉन्ट प्रोटोकॉल, ये क्या है? सुनने में तो किसी जासूसी फिल्म का कोड नेम लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। एगमॉन्ट ग्रुप दुनिया भर की FIUs का एक सुरक्षित नेटवर्क है। इसका मुख्य काम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग जैसे अपराधों पर खुफिया जानकारी साझा करना है। तो उन्होंने सिस्टम का इस्तेमाल किया? हाँ, और बहुत ही रचनात्मक तरीके से। अग्रवाल जी ने भारत की FIU के जरिए हांगकांग की FIU को एक नोटिस भिजवाया जिसमें इस नीलामी से जुड़ी वित्तीय लेनदेन पर चिंता जताई गई। वाह, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए किया गया। ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसने हांगकांग के अधिकारियों और सौदेबीज पर एक अलग ही तरह का दबाव बनाया। और चौथा मोर्चा? चौथा और आखिरी मोर्चा था प्रतिष्ठा और व्यापारिक दबाव। 6 मई को भारतीय अधिकारियों ने सौदेबीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उस मीटिंग में माहौल काफी तनावपूर्ण होगा। जाहिर है, भारत ने 2 बातें साफ कर दी। पहली कि भगवान बुद्ध के शरीर धातु आस्था का विषय है, बिक्री की वस्तु नहीं। और दूसरी, उन्होंने सदबीस को भारत में उसके बड़े व्यावसायिक हितों की याद दिलाई। संदेश साफ था, इस नीलामी से आपकी साख को जो नुकसान होगा वो इन पैसों से कहीं ज्यादा होगा। एकदम। तो 6 मई की शाम तक भारत अपने सारे दांव चल चुका था। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी थी। और फिर अगली सुबह 7 मई सबकी सांसें अटकी हुई थी। भारत में सुबह के 5 बजे संस्कृति सचिव के फोन पर एक ईमेल आता है सौदेबीज की तरफ से। और उसमें लिखा था सिर्फ एक लाइन, द ऑक्शन हैज बीन पोस्टपोन्ड। नीलामी स्थगित कर दी गई थी। ये तो बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, है ना? सही कहा, नीलामी सिर्फ स्थगित हुई थी, रद्द नहीं। अवशेष अभी भी हांगकांग में ही थे। हाँ, ये तो पहली लड़ाई में जीत थी। हाँ। अब सवाल था कि अवशेषों को घर कैसे लाया जाए। सरकार के सामने 3 रास्ते थे। पहला था जबरन प्रत्यावर्तन, यानी कानूनी लड़ाई लड़ना, जो बहुत लंबा और अनिश्चित था। और दूसरा था कि भारत सरकार खुद मुआवजा देकर उन्हें खरीद ले। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी, इन अमूल्य अवशेषों की कीमत कैसे तय की जाती। और अगर सरकार एक बार पैसे देती तो ये भविष्य के लिए गलत मिसाल बन जाती। बिल्कुल। तो फिर तीसरा रास्ता क्या था जिसे आखिरकार चुना गया? तीसरा और सबसे नया रास्ता था सार्वजनिक निजी भागीदारी, मतलब PPP मॉडल का। विचार ये था कि कोई भारतीय परोपकारी या उद्योगपति आगे आए और देश की तरफ से मदद करे। ये एक दिलचस्प समाधान है, लेकिन क्या इससे पारदर्शिता की कमी नहीं होगी?
मतलब ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने पैसे दिए गए। ये इस मॉडल की एक आलोचना है, लेकिन इसका फायदा ये था कि प्रक्रिया बहुत तेज थी। सौदेबीज ने ही मंत्रालय को बताया कि मुंबई के एक जाने माने उद्योगपति फिरोज शाह गोदरेज मदद के लिए आगे आए हैं। तो सरकार और गोदरेज के बीच क्या समझौता हुआ? इसकी शर्तें क्या थी? शर्तें बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। पहली, अवशेष हमेशा भारत सरकार के कब्जे में रहेंगे। दूसरी, ये अदेय होंगे, मतलब इन्हें कभी बेचा नहीं जा सकता। और तीसरी शर्त ये थी कि अवशेष पहले 5 साल तक एक राष्ट्रीय सरकारी संग्रहालय में रहेंगे और उसके बाद गोदरेज द्वारा बनाए जाने वाले एक संग्रहालय में रखे जाएंगे। ये तो एक संतुलित समाधान लगता है। तो समझौता हो गया, अब बस अवशेषों को भारत लाना बाकी था? नहीं, कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा तो अब शुरू होना था। अच्छा। अवशेषों को हांगकांग से दिल्ली लाना एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती थी। भू राजनीतिक मतलब चीन का एंगल? हाँ, सीधा संबंध चीन से था। चीन भी खुद को बौद्ध धर्म की एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। डर ये था कि अगर चीनी अधिकारियों को भनक लग गई तो वे हांगकांग कस्टम्स में कोई अड़ंगा डाल सकते हैं। ये तो सॉफ्ट पावर का खेल हो गया। बिल्कुल। और मामला तब और गंभीर हो गया जब भारतीय एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली। क्या जानकारी मिली? खबर मिली कि कोई दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन या शायद कोई दूसरा देश इन अवशेषों को हासिल करने की फिराक में है। अपने भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए? ने किसी और के हाथ लगने से भी बचाना था। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। तो वापसी की योजना कैसे बनाई गई? पूरी योजना को बेहद गोपनीय रखा गया। पहले सोचा गया कि वायु सेना का एक विशेष विमान भेजा जाए, लेकिन फिर उससे चीन का ध्यान आकर्षित हो सकता था। हाँ, इसलिए एक ज्यादा खुफिया रास्ता चुना गया। क्या था वो रास्ता? 29 जुलाई की रात को अवशेषों को बेहद गुप्त तरीके से एक सामान्य वाणिज्यिक उड़ान पर हांगकांग से मुंबई लाया गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? नहीं। अगले दिन 30 जुलाई को फिरोज शाह गोदरेज और मंत्रालय के कुछ चुनिंदा अधिकारी एक निजी चार्टर्ड विमान से उन्हें मुंबई से दिल्ली लेकर आए। और दिल्ली में उनका स्वागत एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह ही हुआ होगा। एकदम। दिल्ली हवाई अड्डे पर एक अभूतपूर्व दृश्य था। मंत्री, अधिकारी और बौद्ध भिक्षु उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। तिब्बती वाद्य यंत्र ग्यालिंग बजाया गया और दोनों महायान और थेरवाद परंपराओं के भिक्षुओं ने एक साथ मंत्रोच्चारण किया। वाह! वो एक बहुत ऐतिहासिक और भावुक क्षण था। बुद्ध के अवशेष आखिरकार अपनी धरती पर वापस आ गए थे। तो संक्षेप में ये कहानी सिर्फ कुछ पुरानी हड्डियों और रत्नों की नहीं है, ये सांस्कृतिक कूटनीति की एक शानदार जीत है। हाँ, और ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग सरकारी एजेंसियां मिलकर एक असंभव लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। और ये कलाकृतियों की वापसी के लिए एक नए पीपीपी मॉडल की सफल शुरुआत भी है। आज ये अवशेष दिल्ली के किला राय पिथौरा में एक विशेष प्रदर्शनी में रखे गए हैं। सही कहा। लेकिन ये वापसी जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? ये तो एक मामला था जो सबकी नजरों में आ गया, लेकिन विदेशों में पड़ी अनगिनत अन्य भारतीय कलाकृतियों का क्या होगा? क्या ये केस उनकी वापसी के लिए एक रोड मैप बनाता है, या ये कितनी अनूठी स्थिति थी जिसे शायद दोहराया नहीं जा सकता? निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इस विस्तृत चर्चा से हमारे श्रोताओं को कई गहरे बिंदु मिले होंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर इस विषय पर आपके कोई और प्रश्न हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही गहन चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।